नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 के अंदर हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स, उसके अंदर हम ओर्स को कैसे प्राप्त करते हैं और रिफाइनिंग पढ़ेंगे, उनका एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे और एलॉयज के बारे में पढ़ेंगे और थर्मेट रिएक्शंस, एलॉयज, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स की कैसे ऑक्यूर्स किया जाए, तो देखिए सबसे पहले मिनरल्स यानी कि खनिज, द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच ऑकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। यानी कि जितने भी कंपाउंड्स या जितने भी मेटल्स होते हैं जो हमें अर्थ क्रस्ट से यानी कि अर्थ से प्राप्त होते हैं, दे आर कॉल्ड मिनरल्स। यानी कि खनिज जो खान से प्राप्त होते हैं, खादानों से प्राप्त होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? मिनरल्स कहलाते हैं। चाहे कोयला हो, चाहे कोटा स्टोन हो या चाहे अन्य मेटल्स हो, देट ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। अब बात करते हैं अपन ओर्स की। तो विच मिनरल्स कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल्स एंड द मेटल्स कैन बी प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट, दिस मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। यानी कि वे मिनरल्स जिनमें से कोई मेटल को एक्सट्रैक्शन किया जा सके और दे आर प्रॉफिटेबल, यानी कि मितव्ययता से उसको प्राप्त किया जा सके और उसमें हाई अमाउंट में कोई मेटल हो, तो वो कहलाता है ओर्स, यानी कि अयस्क कहलाते हैं। तो देखिए जितने भी ओर्स होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, लेकिन जितने भी मिनरल्स होते हैं वो ओर्स नहीं होते हैं, क्योंकि हमने मान लीजिए खान से कोयला निकाला तो कोयले के अंदर मेटल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अपने ने मान लीजिए सिल्वर निकाली, या तो सिल्वर का तो वो क्या कहलाएगा? ओर्स कहलाएगा। यानी कि जो भी मिनरल्स होते हैं वो खान से तो निकाले जाते हैं, लेकिन उनमें अगर कोई मेटल्स नहीं है तो वो ओर्स नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल का कैसे एक्सट्रैक्शन किया जाए? तो सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट्स। कुछ मेटल इस अर्थ क्रस्ट पे फ्री स्टेट में पाई जाती है, जैसे गोल्ड है, क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव होती है। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट्स, यानी कि ये फ्री स्टेट में पाई जाती है। बट सम मेटल्स फाउंड इन देयर कंपाउंड्स, लेकिन कुछ मेटल्स कंपाउंड की फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। देखिए मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिव में कौन आता है? प्लेटिनम, सिल्वर और ओरम, यानी कि गोल्ड। जबकि मीडियम में कौन आते हैं? जिंक, आयरन और लेड। जबकि हाई रिएक्टिव में, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव में कौन आते हैं? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो इस तरह से हम मेटल्स को 3 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि बिल्कुल लो रिएक्टिव और मीडियम वाले और हाई रिएक्टिव वाले मेटल्स। अब देखिए किस तरह से इन मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ओर्स। तो ओर्स क्या है? जो मिनरल्स जिनके अंदर पर्टिकुलर्स कोई अमाउंट में क्या है, लार्ज अमाउंट में क्या है, मेटल है, वो क्या कहलाते हैं? ओर। अब उस ओर्स के अंदर क्या करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि उस ओर्स का क्या करते हैं? कंसंट्रेट करते हैं, उसमें से मेटल्स को ज़्यादा से ज़्यादा मेटल्स प्राप्त हो, यानी कि उसका सांद्रण करते हैं, उसको कंसंट्रेट करते हैं, उसमें जो मेटल्स के अमाउंट को बढ़ाते हैं और इम्प्योरिटीज को घटाते हैं। अब जो 3 तरह की जो मेटल्स आपको बताई, जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होती है उसको इलेक्ट्रोलाइटिस ऑफ द मोल्टन्स, यानी कि उसको पिघलाकर इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड द्वारा अलग किया जाता है और प्योर मेटल प्राप्त की जाती है। और जो मीडियम रिएक्टिव है उसको भी 2 प्रकार की मीडियम रिएक्टिव मेटल्स है आपकी, जिंक, आयरन और लेड। इसमें क्या होता है? कुछ कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, कुछ सल्फेट के रूप में भी पाए जाते हैं, यानी कि सल्फाइड के ओर्स भी होते हैं, कार्बोनेट के ओर्स भी होते हैं। तो सल्फाइड के जो ओर्स होते हैं उनको रोस्टिंग की जाती है और वायु की उपस्थिति में की जाती है, जबकि कार्बोनेट के जो ओर्स होते हैं उनको ऑक्साइड में बदलने के कैल्सिनेशन कराया जाता है, जबकि एब्सेंस ऑफ एयर यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कराया जाता है। यानी कि कार्बोनेट के ओर्स हैं, इनको अगर अपन ऑक्साइड में बदल रहे हैं तो क्या कराएंगे? इनका वायु की अनुपस्थिति में, तो ये ऑक्साइड में बदल जाते हैं। इसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट की सहायता से इनका रिडक्शन कराया जाता है मेटल का, और उससे हमें फिर बाद में प्यूरिफिकेशन कराया जाता है मेटल का और प्योर मेटल प्राप्त होती है। तो कैल्सिनेशन, रोस्टिंग के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे और अच्छे से। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिव जो मेटल्स होती है, जैसे वो सल्फाइड के ओर्स होते हैं, जैसे सिल्वर सल्फाइड Ag2S, इसका रोस्टिंग कराया जाता है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ एयर में इनको ऑक्साइड में बदला जाता है, फिर मेटल्स प्राप्त होती है, उसकी रिफाइनिंग यानी कि उसका शुद्धिकरण किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो देखिए जो हाई रिएक्टिव मेटल है जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनको इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड द्वारा, जबकि जो मीडियम है ना, उनका रिड्यूसिंग कराया जाता है कार्बन द्वारा, यानी कि जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। और जो फाउंड इन नेटिव स्टेट्स यानी कि अक्रिय गैस हैं, अक्रिय मेटल से, जैसे कि सिल्वर और ओरम, यानी कि ये बहुत कम रिएक्टिव है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए इसमें एनरिचमेंट ऑफ ओर। देखिए जो ओर्स होते हैं, ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ ओर्स कहाँ से प्राप्त होते हैं? अर्थ से। यूजली कंटेमिनेटेड, इनके अंदर क्या होती है? अशुद्धियाँ होती है। विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज, यानी कि इनमें लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज होती है। सच एज सोइल, यानी कि मिट्टी होती है। सैंड, यानी कि रेत के पार्टिकल्स होते हैं। इट इज कॉल्ड गेंग, यानी कि जो ओर्स के अंदर जो सोइल है, जो सैंड है, वो क्या कहलाती है? गेंग कहलाती है, अशुद्धियाँ कहलाती है, इम्प्यूरिटीज कहलाती है। द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग द गेंग फ्रॉम द ओर्स आर बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गेंग एंड द ओर। यानी कि इसका जो प्यूरिफिकेशन किया जाता है गेंग और ओर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम उनको रिमूव करते हैं, प्रोसेस काम में लेते हैं उनको अलग करने के लिए। नेक्स्ट देखिए एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लॉ इन द एक्टिविटी सीरीज, यानी कि जो एक्टिविटी सीरीज जो है उसके अंदर जो सबसे लो जो होते हैं, ठीक है, मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, यानी कि जो सबसे कम रिएक्टिव है उनकी बात करते हैं अपन। तो मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, यानी कि बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय द हीटिंग एलोंग फॉर एग्जाम्पल, यानी कि इसमें हीटिंग मेथड द्वारा हम उनको ऑक्साइड में बदलते हैं। तो देखिए सिनेबार जो होता है ये मर्क्यूरी का ओर्स है, यानी कि HgS इसका फॉर्मूला है, इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी, ये Hg का ओर्स है। व्हेन इट इज हीटेड, जब HgS यानी कि सिनेबार को हीटेड किया जाता है इन एयर, वायु की उपस्थिति में, इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये किस में बदल जाता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। फिर बाद में मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस्ड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को क्या किया जाता है? रिड्यूस्ड कर दिया जाता है टू मर्क्यूरी, और किस में बदल दिया जाता है? मर्क्यूरी में। ऑन हीटिंग, गर्म करके, हीटिंग करके इसकी रिएक्शंस आगे हैं। देखिए मर्क्यूरिक सल्फाइड जो कि सिनेबार है, ये ओर्स हैं किसका? मर्क्यूरी का। इसको ऑक्सीजन यानी कि वायु की उपस्थिति में, जो प्रेजेंस ऑफ एयर की उपस्थिति में इसको हीट कर रहे हैं तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। अब इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम क्या करेंगे? और हीटिंग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा मर्क्यूरी जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूवल हो रही है, तो यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है? HgO का। किसमें? Hg में। नेक्स्ट देखिए कापर इज फाउंड एज Cu2S, कापर किसके रूप में पाई जाती है? कापर सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। इन नेचर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स और बाय द जस्ट हीटिंग इन एयर, एयर के अंदर इसको हीटिंग करने पर कापर प्राप्त की जा सकती है। देखिए Cu2S कापर प्लस 3O2, वायु की उपस्थिति में इसको हीटिंग कर रहे हैं तो कापर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। इस कापर ऑक्साइड को वापस Cu2S के साथ हीट करते हैं तो हमें प्राप्त होती है कापर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाती है। तो कापर सल्फाइड ओर्स के रूप में या सल्फाइड एस के रूप में पाई जाती है और हमें विमुक्त अवस्था में कापर यानी कि तांबा प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, यानी कि एक्टिविटी सीरीज के अंदर जो मिडिल में है, यानी कि जो तो ना तो हाई रिएक्टिव है ना लो रिएक्टिव है, तो उनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाए? तो द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन है, जिंक है, कॉपर है, आर मोर रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव होते हैं। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट इन सल्फाइड्स, ये किसके रूप में पाए जाते हैं? सल्फाइड्स के रूप में पाए जाते हैं या फिर कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। इन नेचर फॉर ऑब्टेनिंग मेटल्स इजीली सल्फाइड्स इन कार्बोनेट्स और कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, यानी कि इन कार्बोनेट के और सल्फाइड के को इजीली हम किस में बदल सकते हैं? उनके ऑक्साइड में बदल सकते हैं। फ्रॉम टू यूजिंग और दिस मेथड, किन विधियों द्वारा? इन विधियों द्वारा। कौन सी विधि? रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, यानी कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के द्वारा हम सल्फाइड के ओर्स और जो कार्बोनेट के ओर्स होते हैं उनको क्या करते हैं? उनके ऑक्साइड में बदलने का काम करते हैं। तो देखिए रोस्टिंग को भर्जन भी कहते हैं और कैल्सिनेशन को निस्तापन भी कहते हैं। तो कैल्सिनेशन वायु की अनुपस्थिति में यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर में होता है, जबकि रोस्टिंग होता है वायु की उपस्थिति में होता है। जबकि कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स का किया जाता है और जबकि रोस्टिंग किसका किया जाता है? सल्फाइड ओर्स का किया जाता है। ध्यान रखना, रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स का, जबकि कैल्सिनेशन किसका किया जाता है? कार्बोनेट के ओर्स का। देखिए नेक्स्ट रोस्टिंग भर्जन, द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, यानी कि सल्फाइड के ओर्स को किस में बदला जाता है? उनके ऑक्साइड में बदला जाता है बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इज नोन एज रोस्टिंग, यानी कि क्या कहलाती है? रोस्टिंग या भर्जन कहलाती है। देखिए जो सल्फाइड का ओर्स है, जैसे जिंक का सल्फाइड है, यानी कि जिंक मेटल किसके रूप में? सल्फाइड के रूप में। इसको क्या करते हैं?
1 सही 1/2 ऑक्सीजन यानी कि 3O काम में ले रहे हैं यहाँ पे और हीटिंग कर रहे हैं, तो क्या प्राप्त होता है, जिंक ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो जिंक का ऑक्साइड यानी कि सल्फाइड और से हमने क्या प्राप्त किया, ऑक्साइड, किस विधि द्वारा, रोस्टिंग मेथड द्वारा, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ऑक्साइड प्राप्त हुआ। अब कैल्सिनेशन देखिए, निस्तापन क्या है, द कार्बोनेट और यानी कि इसमें किसका किया जाता है, कार्बोनेट कोर का, आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय द हीटिंग इन द लिमिटेड एयर इज नोन एज कैल्सिनेशन। यानी कि लिमिटेड एयर में या एयर की अनुपस्थिति में कार्बोनेट ओर्स को हीटिंग करते हैं अपन, तो जिंक ऑक्साइड यानी कि उनके ऑक्साइड बदलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होती है, यानी कि जिंक कार्बोनेट का जिंक ऑक्साइड बदलना। तो देखिए हमने क्या देखा, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों में हम क्या करते हैं, ऑक्साइड में बदलते हैं, लेकिन रोस्टिंग में क्या होता है, सल्फाइड ओर्स होते हैं, जबकि कैल्सिनेशन में कार्बोनेट के ओर्स होते हैं। कैल्सिनेशन में O2 की अनुपस्थिति में या एब्सेंस ऑफ एयर, जबकि रोस्टिंग में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है। हीटिंग दोनों ही प्रोसेस में हीटिंग करवाते हैं, दोनों ही प्रोसेस में ऑक्साइड में बदलते हैं, लेकिन रोस्टिंग में क्या होता है, सल्फाइड के ओर होते हैं, जबकि कैल्सिनेशन में क्या होता है, कार्बोनेट के ओर होते हैं। और जो कैल्सिनेशन जो होता है वायु की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जबकि रोस्टिंग जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में अंतर समझ में आ गया होगा। कैल्सिनेशन जो होता है वायु की अनुपस्थिति में, जबकि रोस्टिंग वायु की उपस्थिति में। जो रोस्टिंग जो की जाती है वो सल्फाइड ओर की जाती है, जबकि ये कार्बोनेट की ओर की जाती है, और दोनों में ऑक्साइड में बदल। अब अपनी मेटल जो था और किस में बदल गया, ऑक्साइड में। इसमें अब ऑक्साइड से क्या करेंगे, रिड्यूसिंग कराएंगे अपन। तो देखिए रिड्यूस्ड मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल, यानी कि धातु ऑक्साइड को उनका रिडक्शन कराएंगे, अपचयन कराएंगे। तो मेटल ऑब्टेन फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, मेटल को प्राप्त करेंगे अपन मेटल ऑक्साइड से बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, यानी रिडक्शन मेथड काम मिलेंगे बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम क्या लेंगे, कार्बन का यूज करेंगे। कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन को अलग कर देगा। देखिए ZnO+C यानी कि कार्बन बराबर Zn+CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरह से FeO आयरन ऑक्साइड प्लस कार्बन बराबर Fe+CO। यहाँ क्या हो रहा है, ये कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ रहा है। यहाँ ZnO का क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या है, रिडक्शन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रही है, रिमूव हो रही है, किससे, ZnO से। और किस में बदल रहा है, ZnO, Zn में। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन कर रहा है, कार्बन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या हुआ, हमें प्योर मेटल प्राप्त हो गई, कौन सी, जिंक। कौन सी मेटल प्राप्त होगी, जिंक। और यहाँ हमें कौन सी मेटल प्राप्त हुई, यहाँ हमें प्राप्त होगी आयरन। इस प्रकार से हमें जिंक और आयरन दोनों हमें यहाँ प्राप्त हो जाती है। अब देखिए आगे, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, यानी जो टॉप मोस्ट पे है, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, उनका कैसे निकालें, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे करें। द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, यानी कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय द हीटिंग विद कार्बन, यानी कि हीटिंग करके कार्बन के साथ उनको कंपाउंड से रिमूवल नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, प्राप्त नहीं कर सकते। दिस इज बिकॉज, ये क्यों नहीं हो सकते, दिस मेटल हैव मोर एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की इनके साथ जो जुड़ने की क्षमता है, बंध बनाने की क्षमता ज्यादा होती है देन कार्बन, किसकी तुलना में, कार्बन की तुलना में। तो क्या होगा, कार्बन इनको हटा ही नहीं सकेगा इनके मेटल से। ठीक है, तो अब देखिए, सो दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड द्वारा इनको अलग करते हैं, क्योंकि इनकी एफिनिटी क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ ज्यादा होती है, इसलिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड, उनके मोल्टन क्लोराइड के रूप में उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करके इनको प्राप्त किया जाता है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ATC को। अब देखिए, द मेटल्स आर डिपोजिटेड एट द कैथोड एंड जो क्लोरीन इज डिपोजिटेड, या क्लोरीन जो प्राप्त होती है एट द एनोड, यानी क्लोरीन कहाँ प्राप्त होती है, एनोड पर। क्लोरीन कहाँ प्राप्त होती है, एनोड पर, जबकि कैथोड पे क्या प्राप्त होता है अपने को, मेटल प्राप्त होती है, यानी कि सोडियम, NaCl का करा था तो सोडियम प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने क्या किया, NaCl को पिघला के एक इलेक्ट्रोलाइटिक जो पोर्ट है उसके अंदर डाल दिया, और यहाँ Na+ और Cl- आयन है, ये Na+ आयन है, ये कैथोड की तरफ चलेंगे,
तो यानी कि जो सोडियम प्राप्त होगी हमें कैथोड पर, और जो Cl माइनस आयन है वो कहाँ जाएंगे, एनोड पर। तो क्लोरीन गैस जो हमें प्राप्त होगी वो कहाँ प्राप्त होगी, एनोड पर प्राप्त होगी। इसकी रिएक्शन देखिए, कैथोड जो कि हमारा नेगेटिव पोल है, तो Na+ जो आयन है वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके क्या बना लेंगे, सोडियम मेटल बना लेंगे, यानी कि सोडियम धातु बना लेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, जबकि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। अब एनोड देखिए, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि Cl- जो आयन है वो एनोड पे क्या हो रहा है, Cl2 में कन्वर्ट होके और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं। तो यहाँ क्लोरीन गैस प्राप्त हो रही है, तो क्लोरीन गैस हमें कहाँ प्राप्त हो रही है, एनोड पर, जबकि सोडियम कहाँ प्राप्त हो रही है हमें, कैथोड पर। अब नेक्स्ट देखिए, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, धातु का परिशोधन, यानी कि धातु का रिफाइनिंग कैसे करें। द मेटल्स ऑब्टेन्ड बाय द वेरियस रिडक्शन प्रोसेस आर वेरी प्योर, दे कंटेन इम्प्योरिटीज विच मस्ट बी रिमूव्ड टू ऑब्टेन pure metals. The most widely used method for refining impure metal is electrolytic reduction, यानी electrolytic reduction विधि काम में लेते हैं अपन impurities को हटाने के लिए, धातु का रिफाइनिंग करने के लिए, धातु को शुद्ध करने के लिए। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या है, विद्युत परिशोधन या परिष्करण क्या है। तो देखिए एक हमने कोई भी मेटल्स लेते हैं या उसका जो साल्ट लेते हैं, तो देखिए जो इम्प्योर जो मेटल्स का जो हम क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं, और जो प्योर मेटल का जो बनाते हैं हम कैथोड बनाते हैं। और जो कैथोड होता है वो पतला होता है, थीन होता है, जबकि ये होता है थिक, यानी कि जो हमें इम्प्योर है उसकी परत लेनी है, उसका इलेक्ट्रोड लेना है मोटा। और जैसे हम ले रहे कापर, तो कापर का साल्ट यानी कि कापर सल्फेट सॉल्यूशन में इसको, इन दोनों इलेक्ट्रोड को डुबो के रखते हैं, और ये विधि कहलाती है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस या इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसमें क्या होता है देखिए, जो कैथोड पर जो होते हैं, जो Cu+2 आयन है, वो Cu+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या प्राप्त करते हैं, कापर प्राप्त करते हैं, और ये कापर जो प्राप्त होती है शुद्ध कापर प्राप्त होती है। जबकि एनोड पे जो एनोड की जो मोटी परत है, यानी कि जो इम्प्योर जो कापर की जो परत है, वो डिजोल्व होकर किस में बदलेगी, कापर के आयनों में, और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगी, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये जो आयन से एक्सेप्ट करके ये प्राप्त हो जाएगा, कैथोड पर प्योर कापर प्राप्त हो जाती है। यानी कि अब क्या होगा, एनोड की जो परत है वो धीरे धीरे पतली होती जाएगी, और उससे जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे जमा होती जाएगी, और वो इम्प्योरिटीज कहलाएगी एनोड मड, जिसको बोलते हैं एनोड मड। तो मड क्या है, एक तरह से एनोड से निकला हुआ इम्प्योरिटीज है। अब देखिए मेनी मेटल्स सच एज कापर, जिंक, टीन, निकल, सिल्वर, ओरम etc आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इन दिस प्रोसेस, यानी कि इस प्रोसेस में अंदर द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड, यानी कि इम्प्योर मेटल का क्या बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है। एंड ए थीन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड ऑफ द कैथोड, और थीन जो स्ट्रिप होती है प्योर मेटल की वो क्या बनाई जाती है, कैथोड। ए सॉल्यूशन ऑफ द मेटल साल्ट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी कि इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक यानी करंट पास कराया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, जो एनोड होता है वो इम्प्योर का होता है, जबकि कैथोड होता है वो प्योर मेटल्स का होता है, और उसी मेटल का साल्ट इस पोर्ट्स के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक पोर्ट के अंदर भरा जाता है। द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड, यानी कि एनोड से जो प्योर मेटल वो डिजोल्व होके इनटू द इलेक्ट्रोलाइट में चली जाएगी, एंड डिपोजिट इन कैथोड, और कहाँ जमा होती जाएगी, यानी कि हमें प्योर मेटल का प्राप्त हो रहा है कैथोड पर, और जो इम्प्योर जो था वो डिजोल्व होते हुए, एनोड से डिजोल्व होते हुए इलेक्ट्रोलाइटिस का जमा हो रहा है कैथोड पर। द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम इज नोन एज एनोड मड, यानी कि जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज है, यानी कि जो इम्प्योरिटीज, जो अशुद्धियाँ वो एनोड के नीचे जो जमा हो रही है, यानी कि जो एनोड जो हमारा इम्प्योरिटीज, इम्प्योर जो मेटल का था उसकी इम्प्योरिटीज नीचे पोर्ट्स पे जमा हो जाती है, बॉटम पे जमा हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एनोड मड या एनोड की इम्प्योरिटीज। अब देखिए कोरोजन क्या है, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इन इट सच एज मॉइस्चर, यानी कि कोई मेटल मॉइस्चर के अटैक से, एसिड के अटैक से, एयर के अटैक से, इट इज सेड टू कोरोड, और इसको क्या बोलेंगे, कोरोड बोलेंगे। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, इसको हम बोलते हैं कोरोजन या संक्षारण भी कहते हैं। जैसे ब्लैक कोटिंग डिपॉजिट ऑन सिल्वर, यानी कि चांदी के ऊपर काले रंग की परत जमा हो जाना, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, यानी कि तांबे के ऊपर, कॉपर के ऊपर हरे रंग की तह जमा हो जाना, और रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे के ऊपर जंग लगना, ये सब कोरोजन के एग्जाम्पल है। प्रिवेंटिंग बाय कोरोजन, कोरोजन से कैसे सुरक्षा की जाए, तो कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, यानी कि कलर करके, ऑयलिंग यानी कि ग्रीस कर, ऑयल लगा के यानी कि तेल लगा के, ग्रीसिंग ग्रीस करके, गैल्वेनाइजेशन करके, क्रोम
प्लेटिंग करके मेकिंग एलॉयज यानी कि मिश्र धातु बना के इन सारी मेथड के द्वारा अपन संक्षारण से यानी कि धातु के जो वायु के साथ या मॉइस्चर के साथ जो रिएक्शन है उसको कंट्रोल करके इनको बचा सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या है? तो गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक, यानी कि आयरन के ऊपर स्टील के ऊपर थिन पतली लेयर जिंक की कर देते हैं, तो जिससे क्या हो जाता है, उसकी सुरक्षा हो जाती है किसकी, मेटल की, जिससे कहते हैं अपन गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मेटल की सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट देखिए एलॉयज क्या है, मिश्र धातु के। एन एलॉयज इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स और नॉन मेटल। एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील, आयरन, निकल, क्रोमियम, ब्रास यानी कि पीतल, कापर प्लस जिंक का मिश्रण है। ब्रॉन्ज कापर प्लस टिन का है। नाइक्रोम निकल प्लस क्रोमियम का है। नोट, इफ वन ऑफ द मेटल इज मर्क्यूरी द एलॉयज इज नोन एज अमलगम। अमलगम जैसे Na प्लस Hg, अगर कोई मिश्र धातु में कोई एलॉयज में अगर एक मर्क्यूरी है और अन्य मेटल्स कोई भी हो तो वो कहलाता है अमलगम। यानी कि अब देखिए थर्मिट रिएक्शन क्या है, देखिए सम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक, द अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व्ड इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट। दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन। इट इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स, क्रैक्स, मशीन पार्ट्स। जैसे कि आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम बराबर आयरन लिक्विड अवस्था में प्राप्त होगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट। देखिए कुछ रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो हीट इतनी मात्रा में रिलीज हो जाती है, जो मेटल होती है वो मोल्टन स्टेट में प्राप्त होती है। जैसे कि रेलवे की पटरी को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ क्रिया कराई जाती है, तो हमें आयरन पिघली अवस्था में प्राप्त होती है। यानी कि जो रेलवे की जो ट्रैक के जो जॉइंट है वहाँ पे आयरन पिघली अवस्था में प्राप्त हो जाएगी और आयरन ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगी। हीट रिलीज होगी, वो अत्यधिक मात्रा में जो हीट रिलीज हो रही है वो क्या करेगी, आयरन को पिघला देगी। तो स्टूडेंट आपको क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने अंत तक देखा इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।